हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, जो बेनिफिशियल है सारे जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी ये पॉलिटी का जो सिलेबस है मैंशनड है। बट ये अदर एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए भी जो है बेनिफिशियल है, चाहे वो 11th 12th हों या अंडर ग्रेजुएट हों, जिनका भी पॉलिटी सब्जेक्ट है उन सब के लिए जो है ये वीडियो जो है बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी सीरीज़, और जिसमें हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो मैंने अच्छे से हर एक चीज़ आपको एलेबोरेट करके समझाई थी, और उस पर हमने एक एमसीक्यू सेशन भी जो है कर लिया था कल की वीडियो में। कल नहीं, उसके पहले एक दिन वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ भी उसके डिस्कस कर लिए थे। मैंने कहा था कि जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हम मिक्स जो है टॉपिक्स पे जो है एमसीक्यूज़ लेके आ जाएंगे। और वो का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिसने वो नहीं लेक्चर देखे हैं, पहले वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, फिर इस टॉपिक पे आप आइए, क्योंकि चीज़ें जो हैं इंटर रिलेट करेंगी आपस में। और जब तक आपने वो वाली लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आपको इसका भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर इसमें चीज़ें यूज़ होंगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया ये चीज़ें। तो इसलिए पहले जो है आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पहले का उसको आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पता है, तो फिर वो इस लेक्चर पे जो है आ सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया, मैंने पढ़ा दिया था आपको कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है उसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट कर दिया था। बट ड्यू टू हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इन्फोर्स किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स का मतलब यही होता है, जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी बॉडी है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है, आर्म्स है, फुट है, तो हेड है, ये सब क्या है, एक पर्सन के फीचर हैं। इसीलिए इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या क्या चीज़ें डाल के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, तो वही उसके क्या हैं फीचर्स, उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिक किस कंटेस्ट में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाया मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने उसमें पढ़ाया था आपको हमारी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, जिसको काम था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ड्राफ्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने क्या किया कि वर्ल्ड में 60 कंट्रीज़ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है स्टडी किया था। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड के जो है 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया, और फिर जो उनमें से उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी कि ये चीज़ें हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए हैं, ये हमारी कंट्री के लिए चीज़ें अच्छी हैं, तो उसे हमने क्या कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये था कि अब देखो, अगर 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया, तो अब उसमें से जो है हमने अपनी चीज़ों को, अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को उसमें से सिलेक्ट कर लिया है ना। तो उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया हमने, अपनी सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको सिलेक्ट कर लिया। तो यूनिक तो होगा सबसे ज़्यादा, है ना। और 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया, उसमें से चीज़ें ली, तो ऑब्वियस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा भी होगा। मैंने पढ़ाया था आपको कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और उसमें 8 शेड्यूल्स भी थे, है ना। तो अब देखो 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा तो होगा, है ना, लेंथीस्ट होगा। तो फर्स्ट हमारा फीचर ही यही है कि लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेंथीस्ट मतलब बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, तो आओ आज हम स्टडी करते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन एज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो
कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो दो तरह का हो सकता है, या तो रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसकी एग्जांपल दे दी है अमेरिका, जैसे हमारा इंडिया जो है उसका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका जैसे है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम मान लें कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मतलब कि हम जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंस्पायर्ड हुए हैं। ये चीज़ हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होना चाहिए। अब देखिए रिटन का मतलब तो आपको सिंपली समझ आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है। अनरिटन का आप सोच रहे होंगे कि ये वर्बली ही बातें हैं और लिखा नहीं हुआ है कहीं पे भी। अनरिटन का यहाँ ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा तो गया है उसको, बट जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक सेपरेट बुक जो है बना दी गई है, एक सेपरेट बुक जो बना दी गई है, उसमें सारे राइट्स ड्यूटीज़ सब कुछ पावर्स वगैरह सारे आर्टिकल्स जो हैं उसमें जो है मेंशन कर दिए गए, एक ही चीज़ जगह पे उसको कंबाइन करके लिख के रख दिया गया है। वैसे नहीं है ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बिल्स की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक जगह पे सारे लॉज जो हैं सारे लॉज को एक जगह पे ही कलेक्टिवली लिख के नहीं रखा गया है, तो इसलिए उसको अनरिटन बोलते हैं। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पे लिखे ही नहीं हैं, वो वर्बली है, वर्बली कुछ नहीं है, उनको लिखे हुए हैं, पर वो एज ए डॉक्यूमेंट है, एज ए बिल है, ठीक है ना। उसको एक जगह पे कलेक्टिवली जो है एक बुक की फॉर्म नहीं दी गई है, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक की फॉर्म दी गई, सारे लॉज रूल रेगुलेशन जो है उसमें जो है लिखे गए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है वो वर्ल्ड के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, चाहे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और भी कंट्रीज़ का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जितनी भी कंट्रीज़ का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें सबसे बड़ा लेंथीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट किया गया हुआ है, चीज़ों को बहुत डिटेल से जो है बताया गया है ना, तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके डिटेल्स में जो है एक्सप्लेन करके इसको मेंशन करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, ठीक है। अब देखिए लेंथीस्ट तो होना ही था, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनाया, बन के इनेक्ट हो गया, अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उस वक्त जो है 395 आर्टिकल्स थे, उसमें प्रीएम्बल था और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे उस वक्त, ठीक है। अभी जो है सिस्टम, अभी जो सिनेरियो वो चेंज है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नो अदर आर्टिकल हैज़ सो मैनी नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स है, यहाँ पे एरर हो, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन आना था यहाँ पे, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट में राइट कर देती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा आपका, ओके। तो यहाँ क्या है, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। कहता है कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा आर्टिकल्स या इतने सारे जो है वो शेड्यूल हों उसमें, ठीक है। तो ये था लेंथीज एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। 8 उसमें क्या थे, शेड्यूल से
पर अभी जो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, क्या जितने आर्टिकल्स ओरिजिनल जब बनाया गया था उतने, जितने आर्टिकल्स उस टाइम थे, पार्ट्स थे, शेड्यूल्स थे, क्या अब भी उतने ही? अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे जो है बहुत सारी जो है अमेंडमेंट भी हुई है। अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था कि चेंज आना, परिवर्तन लाना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंजेस आया है, परिवर्तन आया, अमेंडमेंट हुई हैं, जिसकी वजह से अभी अगर हम देखें, अभी प्रेजेंटली हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल है, 450 से भी ज़्यादा जो है हमारे आर्टिकल्स हैं वो, जिनको जो है 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और अभी जो हमारे जो प्रेजेंटली जो है 12 शेड्यूल है। अभी कितने शेड्यूल हैं हमारे, देखो अभी कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 जो है हमारे शेड्यूल हैं अभी एट प्रेजेंट। और 450 से भी ज़्यादा जो है हमारे क्या है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसमें किसकी वजह से चेंज आया है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से जो है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं हमारे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, पार्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और शेड्यूल भी जो है इंक्रीज़ है। क्योंकि समय के साथ जो है, टाइम के साथ जो है बहुत सारी चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, तो उसकी वजह से जो है अब जो है हमारे इतने सारे जो आर्टिकल है, शेड्यूल है, पार्ट्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना लेंथीएस्ट है, अब उसका लेंथी होने का क्या क्या रीज़न है, इसमें मैंने जो है आपसे 4 फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू द लार्ज साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 फैक्टर जो है वो एक मेन जो है रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना। फर्स्ट इसका फैक्टर अगर देखें तो वो है जोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड अगर देखें हिस्टोरिकल फैक्टर, थर्ड देखें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट JNK, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है। तो जोग्राफिकली फैक्टर अगर देखें तो जोग्राफिकल फैक्टर यही है कि हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, ये बहुत ज़्यादा वास्ट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री थी और बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट सेक्शन। तो मैंने आपको समझाया था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई तो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस तरह से चूज़ किए गए थे कि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव से वो हर एक सेक्शन से जो है बिलोंग करते थे, है ना। तो हर एक सेक्शन से जो बिलोंग करते थे तो उन्हें अपने अपने व्यूज़ जो हैं, अपने अपने सजेशन दिए कि ये होनी चाहिए हमारी सोसाइटीज़ के लिए। उस हर एक सेक्शन से क्यों चूज़ किए गए थे रिप्रेजेंटेटिव, ताकि क्योंकि हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी जो फील्ड में है वो जानता था कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी क्या नीड्स हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक यूनिटी बनी रहे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि कंट्री में एक यूनिटी बनाने के लिए जो है हर एक सेक्शन से जो है लोगों को चुना गया था, ताकि जो है कोई भी एजिटेशन जो है वो ना हो, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर आपको समझ आ गया कि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री थी और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैन्स, पारसीज, हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के जो लोग रहते थे, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियस है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीस्ट होना तो बनता था। अभी सेकेंड जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्टर भी है। हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि सॉरी, हिस्टोरिकल फैक्टर में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक एक्ट आया था 1935 में, तो ये ब्रिटिशर ने लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो भी जो एक्ट था बहुत बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोविज़न्स थे उसके अंडर। तो एक हिस्टोरिकली फैक्टर अगर ये देखें तो उसको भी, उससे भी इंस्पायर्ड होके जो है हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना बड़ा, इतना लंबा जो है उसी को देख के बना है। क्योंकि उस एक्ट में भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे प्रोविज़न्स थे उसमें, कंट्रीज़ को कैसे गवर्न करना है, कैसे पावर्स देनी है, क्या है, ये सब चीज़ें जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके जो है मेंशन की गई थी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि आर्टिकल एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट 1935 को देख के, उससे इंस्पायर्ड होके भी जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है।
ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट JNK। अब देखिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए जो है अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए जो है अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट के लिए अलग रूल्स रेगुलेशन है और अलग लॉज हैं, और स्टेट के लिए जो है अलग रूल्स या रेगुलेशन हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वही स्टेट के लिए होगा, वही जो है सेंटर के लिए होगा। जो रूल्स जो सेंटर पे अप्लाई होंगे वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है स्टेट पे भी अप्लाई होंगे, बट एक्सेप्ट JNK, सिर्फ JNK को छोड़ के। आपको पता है कि जब जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो बहुत सारी जो प्रोविंशियल कमेटी जो बनाई गई थी, उसके जो लीड कर रहे थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस कमेटी को जो है लीड कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि इंडिया में जो है 500 से ज़्यादा जो है आपको प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक्त पे। और प्रिंसली स्टेट्स को मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे उसकी कंपोजिशन हुई थी, कि ओरिजिनली जो कंपोजिशन हुई थी 389 जो है सीट्स थी। टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 389 रखी गई थी। उसमें से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे ब्रिटिश के वॉइस राय या गवर्नर हम बोल सकते हैं, वो रूल कर रहे थे। और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट की गई थी। ठीक है, 296 सीट्स पे जो है वो तो इलेक्शन होगी, लेकिन जो 93 सीट्स जो थी उस पे वो फील्ड नहीं हो पाई। वो फील्ड क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजास महाराजास थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से अलग रहेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, पर बाद में जो है जब माउंट बैटन प्लान आया, पार्टीशन का प्लान मैंने पढ़ाया था आपको, 3 जून को आया था 1947 को। ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने आपको कि 3 जून 9, जब मुस्लिम लीग ने जैसे ही क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 को इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, उसमें से ब्रिटिश का रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पावर सारी जो है इंडियस को जो है रिस्पॉन्सिबल को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यही अनाउंसमेंट जैसे ही हुई तो मुस्लिम लीग ने एजिटेशन किया और डिमांड किया कि हमें जो है पार्टीशन चाहिए कंट्री का, हमें अलग जो है ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए विच इज़ पाकिस्तान। ये मैंने सभी चीज़ें आपसे अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। तो फिर जो है उसी टाइम 3 जून को 1947 को ही जो है क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है वो उन्हीं लोगों पे इन्फोर्स होगा, उन्हीं के लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो उसे एक्सेप्ट करें एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग उस अनविलिंग हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, दोज पर्सन हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट इन्फोर्स ऑन दैम, उनके ऊपर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई नहीं होगा। तो उसी दिन जो है फिर अभी मुस्लिम लीग ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग जो है पार्टीशन की जो है डिमांड रखी हुई थी, अलग कंट्री बनाने की डिमांड रखी थी। तो फिर जो है लॉर्ड माउंट बैटन प्लान आया, उस टाइम जो है माउंट बैटन जो थे वाइस रहे थे, और उसी दिन उन्होंने 3 जून 1947 को जो है पार्टीशन प्लान लाया, जिसे माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जाना लगा। तो बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने बाद में डिसाइड कर लिया कि हम भी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। जैसे ही माउंट बैटन प्लान जो है इफेक्ट में आया, वैसे ही सारी जो है बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मेंबर बन गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो उनको सीट्स मिल गई, और जो पाकिस्तान डोमिनियन के मुस्लिम लीग के जो सीट्स थी, है ना, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के डोमिनियन में आ रहे थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने लीव कर दिया, छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। और इंडिया के जो मुस्लिम लीग जो इंडियन डोमिनियन के थे मुस्लिम लीग के मेंबर, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, डिस्कस की हुई हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए कि
कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना सेंटर और स्टेट के लिए। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स जो हैं प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ जो हैं ज्वाइन हो गई। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट जो है J&K जो है उस टाइम जो है महाराजा हरी सिंह जो हैं वो हमारे रूलर्स थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, महाराजा थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 1947 जो एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो प्रिंसली स्टेट्स को भी जो है प्रोवाइड कराता था, राइट्स प्रोवाइड करवाता था कि चाहे वो इंडिया डोमिनियन को ज्वाइन करे, जहाँ पाकिस्तान को ज्वाइन करे, जहाँ फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उन J&K के जो महाराजा उन्होंने डिसाइड किया ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, हम भाई इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। बट बाद में ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से जो है महाराजा को डिसाइड करना पड़ा कि नहीं हम इंडिया को ही ज्वाइन करेंगे। जब पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था कश्मीर पे, तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं अभी उन्होंने हम जो है इंडिया को ही ज्वाइन करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के थ्रू जो है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर ने भी जो है ज्वाइन कर लिया था इंडियन डोमिनियन को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कब हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपने मुझे मेंशन करना है, आपने कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब हुआ था। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है ये इंडिपेंडेंट जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें था ये प्रोविज़न। लेकिन 1947 में जो है इस प्रोविज़न को जो है हमने अपने यहाँ पे इन्फोर्स किया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड फैक्टर, सी फैक्टर, कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सेंटर और स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट J&K, ठीक है। आगे देखिए, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब लीगल ल्यूमिनरी मतलब कि अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना उसमें मोस्टली जो स्ट्रेंथ थी ना वो किनकी थी, वो ज़्यादा लीगल पर्सन थे, एडवोकेट लॉयर्स वगैरह थे जिन्होंने लॉ वगैरह की स्टडी की हुई थी, ठीक है। तो वही लोग थे जो हमारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो ये भी एक रीज़न हम रीज़न ये भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं कि लीगल पर्सन जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज़्यादा थे, उनका डोमिनेंस ज़्यादा था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीस्ट बना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं थे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, बल्कि इसमें जो है डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न थे कि एक कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं था कि गवर्नमेंट को कैसे होना चाहिए, बल्कि ये भी था डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न थे कि हमारी जो कंट्री को गवर्न कैसे किया जाएगा, उसको कैसे जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। आई होप फर्स्ट आपको फीचर्स जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर पे, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का मतलब क्या हो गया, चलो स्टडी करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, इसने फेडरल सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है पावर्स को फेडरेशन का मतलब ही यही होता है कि पावर्स को डिवाइड कर देना, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर हमने किस में किया, सेंटर और स्टेट में जो है हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंट्री थी तो अभी सिंगल सिर्फ सेंटर ही उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता था, और डाइवर्सिटी भी थी, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ सकती थी, है ना। तो इसलिए जो है इंडिया ने जो है फेडरल सिस्टम चूज़ किया कि सेंटर को अलग पावर्स दी जाएंगी और सेंटर के में भी पावर्स डिवाइड की जाएंगी और स्टेट में भी जो है पावर्स को डिवाइड किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ फेडरेशन। इसमें जो है जितने भी फेडरेशन के फीचर्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो इसमें ऐड किए गए। फेडरेशन के जो फीचर्स हम देखते हैं, जैसे टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट बनाएगी, दो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीज़न ऑफ पावर, पावर को डिवाइड कर दिया गया सेंटर और स्टेट में, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया है, एक सेपरेट जो है उसकी एक बुक जो है बनाई गई है जिसमें सारे लॉ जो हैं वो
रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं, डिटेल फॉर्म में लिखे गए हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारी कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना जाता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारी गवर्नमेंट को जो है हमारी कंट्री को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो मतलब कि सुप्रीम क्या है हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हमारी कंट्री को जो है आज तक जो है गवर्न किया जा रहा है, उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि जो हम इजीली से जो है हम उसमें चेंज ना लाया जा सके जिस चीज़ में, उसको बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिजिड कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। हमारी जो जुडिशरी है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो अब वो अपने वो चीज़ें देखते हैं। हमने देखा था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो भी लॉज बनाएगी, जो भी लॉज जो हैं लेजिस्लेटिव बनाएगी या एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करे रही है वो लॉ, वो अब जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करेगी और वो इंडिपेंडेंट है। वो उसके ऊपर किसी कोई जो है उसके ऊपर जो है किसी तरह का जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है ना। वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसाइड कर सकती है, अपना डिसीजन ले सकती है कि क्या ये लॉज या ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं या कोई बिल जो है ये हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उसको वो इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला जाता है। एंड बाईकैमरलिज्म, और हमारी कंट्री में जो है बाईकैमरलिज्म है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि 2 हाउसेज हैं हमारी कंट्री में। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस हैं, देखो, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा विच इज़ अपर हाउस एंड लोकसभा विच इज़ लोअर हाउस। और हमारी कंट्री में क्या है, बाईकैमरलिज्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाउ एवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर, ठीक है। इंडिया जो है उसमें उसने फेडरेशन सिस्टम को तो अडॉप्ट किया है, लेकिन उसमें हमारी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बहुत सारे जो है यूनिटरी और नॉन फेडरल जो फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप खुद देखते हो कि सेंटर और स्टेट में जो है पावर्स को डिवाइड तो किया गया, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेट को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो उसको जो है सेंटर की जो है परमिशन लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है ना। सेंटर की परमिशन के बिना वो जो है कोई भी लॉ जो है अकेले से जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता अपनी स्टेट्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, ठीक है। और नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये भी एक फ़ीचर है। हम देखो जो चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, JNK हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, किसी भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है अपने अपनी स्टेट्स की जो है सिटीज़नशिप है, नागरिकता जो है अपने अपनी स्टेट की है। हमारे पास जो नागरिकता है, जो सिटीज़नशिप है, वो हमारी जो है इंडिया की सिटीज़नशिप है हमारे पास। हम कहते हैं कि हम जो है इंडिया से हैं, ठीक है। अब कोई भी जो है आउट ऑफ कंट्री जाता है, ठीक है, तो क्या वो ये बोलता है जाके वहाँ से कि मैं जो है पंजाब का सिटीज़न हूँ, है ना। ऐसे तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिया की सिटीज़नशिप है। बट JNK जो है, जो JNK हमारी जो JNK स्टेट है, इसमें बिफोर 2019, ठीक है, 2019 के पहले जो JNK के नागरिक हैं उनके पास कुछ स्पेशल प्रोविज़न थे। 370 के अकॉर्डिंग हो गए, 335A के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत जो है उनके पास कुछ स्पेशल राइट थे और उनके पास जो है 2 नागरिकता थी, 2 सिटीज़नशिप थी। एक तो JNK की सिटीज़नशिप भी थी और दूसरी जो है उनके पास इंडिया की सिटीज़नशिप भी थी। बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, अब जो है इंडिया जो है, आपको पता ना 2000, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से जो है इंडिया जो है उसमें से जो 370 और 35A जो है उसको जो है रिपील कर दिया गया और इंडिया जो है पूरी तरह से अब उस पर सेंटर के जो पूरे लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो भी जो है एप्लीकेबल हो रहे हैं इस पर। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनके पास भी जो है इंडिया सिर्फ एक ही सिटीज़नशिप है, वो भी सिर्फ इंडिया की, ठीक है।
तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी है। ऊपर हमने फेडरल फीचर ये देखा कि रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, ठीक है, उसको हम इजीली से चेंज नहीं कर सकते। और इसमें यूनिटरी फीचर ये है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम चाहें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक ऑर्डिनरी बिल को जैसे चेंज किया जाता है, वैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो हैं प्रोविज़न, कुछ जो है हम अपने प्रोविज़न जो है चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अब जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिवीज़न कोर्ट जैसे हो गए, ये सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है। ऐसे नहीं है हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट अलग से इंडिपेंडेंट है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग से इंडिपेंडेंट है। ये जो है हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब देखिए जो हमारे गवर्नर स्टेट्स में जो हैं, गवर्नर जो हैं स्टेट में जो है, गवर्नर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जो ड्यूटी है उनको जो उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे अब बताओ कि हमारे लेफ्टिनेंट कौन है, अब ड्यूटी J&K के मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है हमारी स्टेट्स के जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो अभी इसमें क्या पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब देखो जो स्टेट के जो गवर्नर है उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट करता है। तो ऑल इंडियन सर्विसेज या इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं ये सब भी जो है ये यूनिटरी के ही फीचर हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिटरी फीचर है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फेडरल में क्या, फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि पावर्स को जो है डिवाइड कर दिया गया सेंटर और स्टेट में, ठीक है। ये था फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। आगे देखिए, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि जो फेडरेशन हमारी जो कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन फेडरेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ये टर्म जो है कहीं भी मेंशन नहीं है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 1 जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये बात सही भी है कि इंडिया जो है वो कैसे बना, बहुत सारी स्टेट को जो है यूनाइट करके जो है हमारी जो इंडिया जो है बनी हुई है। तो इसीलिए इसको आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट से मिलकर जो है इंडिया को बनाया गया है। विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स, जो दो चीज़ें बताता है, जो दो चीज़ें जो है डिस्क्राइब करता है कि वन, इंडिया फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। कहता है कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट का रिज़ल्ट नहीं है, कि जो इंडिया का जो फेडरेशन हुआ है, जो पावर्स को सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाए गया है, ये कोई एग्रीमेंट का रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट जो है उसके पास कोई राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो इस सीट का मतलब होता है अलग रहना, तो वो जो है फेडरेशन, इस फेडरेशन से जो है अलग रह सकता है, वो इंडिपेंडेंस रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी स्टेट जो है वो डिसाइड करे कि नहीं हम जो है इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हम जो फेडरेशन में जो है नहीं रहेंगे। हम फिर तो क्या हो जाएगा, स्टेट में तो यूनिटरी आ जाएगा, है ना। स्टेट में जो है यूनिटरी आ जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है फिर वो अपने आप को क्या बनेगी, वो अपने आप को क्या समझेगी, स्ट्रॉन्ग जो है स्टेट हो जाएंगे। अगर फेडरेशन सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हर एक स्टेट जो है इंडिविजुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो इसलिए फेडरेशन सिस्टम तो लाया गया हमारी कंट्री पर यूनिटरी भी है कि स्ट्रॉन्ग जो है सेंटर को ही रखा गया है। जो भी स्टेट जो है कुछ भी बिल पास करना है, या कोई भी अपनी स्टेट के लिए कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए उसको जो है क्या करने की ज़रूरत है, अपनी जो है सेंटर की जो है परमिशन लेने की उसको ज़रूरत है। हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन विग्रियसली the Indian constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit। तो अभी देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
फेडरल फॉर्म का है, बट अंदर से क्या है, पावर्स को डिवाइड बेशक किया, बट है क्या है, यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब वो अंदर से क्या है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, जो है कनेक्ट है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। पावर्स बेशक डिवाइडेड है, लेकिन जो है यूनिटरी है, यूनियन है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये इसका सेकंड जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस जो है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इसका सेकंड फीचर था। अब थर्ड फीचर देखिए, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये टाइपिंग एरर हो जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। क्या है, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, एक सेकेंड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, ओके, वहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए अब क्या है इसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ adopted the Constitution of India has opted for the parliamentary system of government rather than अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने क्या अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है गवर्नमेंट में लाया। हमारी आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है हमारी लोअर हाउस, और दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, अपर हाउस, लोअर हाउस, और क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, ना कि अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका से हमने क्या अडॉप्ट किया था, अमेरिका में हमने देखा कि हमने अमेरिका से इंस्पायर्ड होकर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फीचर को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमने जो है अपनी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको चूज़ किया हुआ है, ठीक है। द पार्लियामेंट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस है, वो इस प्रिंसिपल पे बेस है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है उनके बीच में क्या है, एक कोऑपरेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है। जो भी लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारी जो है लॉ मेकिंग बॉडी, जो भी वो लॉज बनाएगी, जो भी बिल बनाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है, जब तक देखें कोई भी जब तक कोई भी बिल जो है, कोई बिल बनाया जाता है, जब तक उसको प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे, अपने सिग्नेचर ना कर दे, तब तक वो एक बिल ही रहता है। लेकिन जब एक प्रेसिडेंट जब उस पर जो है पूरी अपने असेंट दे दे, तो जब वो अपने सिग्नेचर उस पर कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है, तो ठीक है। कोई भी बिल जो है अगर लेजिस्लेटिव बॉडी उसको पास करती है, तो एग्जीक्यूटिव जो है उसको देखती है कि ये इसको हमने एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है, वो बिल बनाती है, लॉ बनाती है, बट एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूट करती है, उसके कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इन दोनों के बीच में जो है कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो कोई बिल जो है उसको पास कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वही कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में। वाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन। बट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट में का, उसमें क्या है, उसमें जो है सेपरेशन है, पावर को जो है सेपरेट कर दिया गया है दोनों ऑर्गन्स के बीच में। लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी के पास अपने लॉज हैं, अपनी पावर्स हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास जो है अपनी पावर्स हैं, ठीक है। पर पार्लियामेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उनमें कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, दोनों जो है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दोनों के पास जो है पावर्स जो हैं एक तरह से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो है पावर्स जो है दी गई हैं उनको, ठीक है। पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर जो है सेपरेट है दोनों ऑर्गन में। लेजिस्लेटिव के पास अलग पावर है और एग्जीक्यूटिव के पास जो है अलग पावर्स हैं।
ठीक है। जो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में क्या है, लॉ बिल कोई बना के तैयार कर दिया, लेकिन अगर जब तक एग्जीक्यूटिव ना चाहे वो बिल जो पास नहीं हो सकता। लेकिन इसमें प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है, अगर लेजिस्लेटिव चाहे तो जो लॉज ने बनाया है वो उसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। ठीक है, उसमें जो है उसको एग्जीक्यूटिव की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द पार्लियामेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमने ब्रिटिशर से लिया है, ये फीचर जो है ब्रिटिशर से हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। ठीक है, और कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है क्योंकि हमारी एक कैबिनेट भी बनाई जाती है, जो पावर्स में जो पार्टी पावर में होती है, जो रूल कर रही होती है, तो उसकी एक कैबिनेट तैयार की, कैबिनेट होते हैं उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसे ही कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो जिनमें जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट जो है पोर्टफोलियोज जो है उनको दिए जाते हैं। क्योंकि अब देखिए इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। तो वो सारी जो चीज़ें जो है, हमारी कंट्री देखो इतनी बड़ी है, तो हर एक चीज़ जो वो खुद तो नहीं हैंडल करेंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट जो है पोर्टफोलियोज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं अपॉइंट करके उनको जो है एलोकेट कर दिया कि तुम लोग ये चीज़ें हैंडल करोगे। जैसे फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग पोर्टफोलियोज़ जो हैं अलग अलग मिनिस्टर्स को दे दिए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी गई हैं। इसी को हम जो है कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द पार्लियामेंट सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो इन द स्टेट। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट सिस्टम, कहता है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये सिर्फ सेंटर में ही इस्टेब्लिश नहीं है, बट जो है हमारे स्टेट में भी इस्टेब्लिश। पार्लियामेंट सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में हम तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक हमें अपर हाउस विच इज़ राज्यसभा, एंड लोअर हाउस लोकसभा, और हमें प्रेसिडेंट भी इसमें जो है होते हैं। ठीक है, तो इसके तीन जो है इसमें मेन हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारी स्टेट है, स्टेट में अगर हम देखें तो स्टेट में भी ये सिस्टम है। स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव कौंसल होती है, और कौन होता है इसमें, और होता है हमारे गवर्नर्स। ठीक है, अब देखिए इसके फीचर देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, इसमें जो है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव हमारे पास हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव कौन है, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में हमारे कौन आ जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे प्रेसिडेंट। और इसमें जो है दोनों एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस होना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे हैं प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव जो है हमारे वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नॉमिनल क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो है मेन काम यही होता है कि असेंट करना, असेंट देना किसी भी लॉ के ऊपर। ठीक है, कोई बिल पास हुआ उसको असेंट दे के उसको लॉ बना देना, उनका जो है नाम की पावर होती है ज़्यादा, बट रियल पावर्स जो हैं वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर ये हो गया। सेकेंड इसका फीचर क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो है जो भी एक्ट करेगी, जो भी लॉ बना रही है, जो बिल बना रही है, उसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने ऊपर भी आपको समझाया था, ये देखो यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के ऊपर बेस है। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होगी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में, है ना। तो मैंने यहाँ पे भी आपको पढ़ाया था। तो उसी तरह से जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो भी एक्ट जो एक्शन जो लेजिस्लेचर करेगा उसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जीक्यूटिव ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, हमें हम क्या कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो इसके लिए जो है दोनों जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अब देखो
सेंटर में जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, प्राइम मिनिस्टर जो है लीड करते हैं ना, बट स्टेट में क्या है, चीफ मिनिस्टर है हमारे जो स्टेट को जो है लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप का सेंटर में किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की, और स्टेट में किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की। ये दोनों जो हैं ये रियल पावर्स परफॉर्म करते हैं। और नॉमिनल पावर कौन परफॉर्म करता है, सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में हमारे गवर्नर। ओके, सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। अब लोअर हाउस का डिसॉल्व कर दिया जाता है, जब लोकसभा को, जहाँ असेंबली को जो डिसॉल्व कर दिया जाता है, ये भी ये क्या है इसका, ये भी एक फीचर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, कहता है कि जो इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम है ये बहुत हद तक जो है ये ब्रिटिश पैटर्न पे जो है बेस्ड है, बट देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन टू, बट इनके दोनों के बीच में जो है कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, कहता है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है ये सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ ए हेरिडेटरी हेड। क्यों बोला जा रहा है कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें जो मेंबर चूज़ किए जाते हैं वो कैसे चूज़ किए जाते हैं, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड, जो अपने हेड जो हैं, अब देखो उसको, जैसे हमने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को चूज़ किया है, ठीक है, वो कैसे चूज़ किया हमने, रिपब्लिक थ्रू वोट के ज़रिए जो है हमने चूज़ किया हुआ है ना। तो इलेक्शन से हमने अपने सॉरी, ठीक है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, बट देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन टू। एग्जाम्पल, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक, ठीक है। तो कहता है कि हमारी जो इंडिया पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं, सॉवरेन होता है कि इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट, सॉवरेन का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, किसी का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना, उसको बोलेंगे हम सॉवरेन बॉडी। पर कह रहा है कि जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है ना वो सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। इंडिया में जो है स्टेट, इंडियन स्टेट जो है, द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, जो उसका हेड जो है इलेक्ट किया जाता है वो रिपब्लिक होता है। मतलब उसको कैसे चूज़ किया जाता है, थ्रू वोट के जरिए चूज़ किया जाता है। वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ ए हेरिडेटरी हेड, उसका जो है हेरिडेटरी हेड होता है, मतलब मोनार्क चलता है। अब उसमें जो है जैसे एक राजा था, आगे जो है अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है उसका जो बेटा होगा वो जो है वो बनेगा आगे, जो प्राइम मिनिस्टर है जो उनका, वो कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा, है ना। तो इसी तरह से जो है हेरिडेटरी पीढ़ियाँ उनकी चलती रहती हैं, ठीक है। बाहर उनको उसमें जो है रिपब्लिक जो है वैसा नहीं है, सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब वैसे ये ब्रिटिश में भी ये चेंज हो गया हेरिडेटरी वाला, है ना। तो ब्रिटिश में भी अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंडिया ओरिजिन से हम बोल सकते हैं वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो विदाउट हेरिडेटरी हैं, उनका नाम है ऋषि सोनाक, ठीक है। सोलंकी, ऋषि सोलंकी कुछ ऐसे नाम है उनका, ठीक है। ऋषि सोनांक है या सोलंकी है, कुछ ऐसे ही नाम है। मैं करेक्शन कर दूंगी इसके रिलेटेड। आज का ये था पूरा सेशन साइलेंट फीचर। अभी हमने इसके 3 फीचर ही जो है डिस्कस किए हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने के लिए ज़रूरत थी आपको फीचर्स इसके अच्छे से पढ़ने के लिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट जो इसके फीचर जो हैं कल हम लेके आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।